फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, जो कि यहाँ पर बीच में मैंने थोड़ा लेट कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। फिलहाल मैं आपको कल की वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कितने बजे से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लासेस चलेंगी, चाहे वो आपकी अप्लाइड मैथ की हो, अप्लाइड केमिस्ट्री की हो या फिर अप्लाइड फिजिक्स की हो। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल की भी सारी मैं आपको यहाँ पर डेट बता दूंगा कितने बजे से यहाँ पर चलेंगी। बस आप उतने यहाँ पर जो भी यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा, आप जाइएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इसी चैनल पर आपको एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में सारे कोर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। चाहे वो आपके यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, अप्लाइड मैथ हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से यार आपको यहाँ पर हाँ ये ज्वाइन करना चाहिए, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना यहाँ पर परसेंटेज कुछ ना कुछ इंक्रीज ज़रूर से कर पाएंगे। जो नॉर्मल परसेंटेज होगा उससे आप ना कुछ आप बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कोर्स में आपको बुक्स की PDF, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स, जो कि आने वाले समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। साथ ही साथ जब आपका यहाँ पर समय एग्जाम का करीब आएगा, मतलब नज़दीक होगा, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पर अगर आप उसे ही बस पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आप उसे ही पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फेल कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली जाके आप उसको वॉच करना है, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बस जाके सिंपली यहाँ पर 50 रुपीज़, यार बहुत ही यहाँ पर लोएस्ट प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग 90 से 95% तक मैं आपको दिला रहा हूँ। तो इसके लिए आप जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, और ये इसी मंथ तक चलेगा, बाकी ये एक्सपायर हो जाएगा और आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ के अलावा भी यहाँ पर पेड करना होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भैया, अगर इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई भी कोर्स आप देख लीजिए, आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो जाके ज्वाइन करिए, तुरंत आपको यहाँ पर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप यहाँ पर तुरंत से यहाँ पर स्टडी अपना स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। अपने इसके पहले यहाँ पर वीडियोस में हमारी देखी होगी, तो हमने आपको लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्न कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन अब मैं आपको लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय के कंबाइंड क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको उसमें मिलेगा, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ सही में मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ज़रूर यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक की सहायता से भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, हमने सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही यहाँ पर ये लिया है, तो बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में जो भी क्वेश्चन मिल रहा है सभी आपको पढ़ाते चले जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं और ज़्यादातर पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, वही आपको याद करना है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा दीजिए, प्रत्येक के कम से कम 2 उदाहरण लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप जो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेकेंड टाइप इसी में होता है कि समस्थानिक तथा समभारिक की यहाँ पर विशेषता के साथ साथ यहाँ पर अंतर पूछ लेता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, समस्थानिक और समभारिक में अंतर क्या है। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। समस्थानिक और समभारिक में जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप अंतर में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 2 चीज़ यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अंतर बताइए, तब भी आप इसमें लिख सकते हैं, आपसे कोई भी गलत नहीं काट पाएगा। चलिए देख लेते हैं। समस्थानिक से हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स, जो कि होता है कि किसी एक ही रासायनिक तत्व तथा समान परमाणु वाले परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। शॉर्ट में समझिए, एकदम सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो किसी एक ही समस्थानिक रासायनिक तत्व तथा समान परमाणु वाले, सिंपली आप समझिए, किसी एक ही तत्व का यदि परमाणु क्रमांक समान है और उसका यहाँ पर जो परमाणु भार है या फिर द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, उसको भिन्न भिन्न है, तो वो हमारा पदार्थ क्या कहलाता है, वो तत्व क्या कहलाता है, हमारा समस्थानिक कहलाता है। शॉर्ट में समझिए, अगर किसी भी तत्व का यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो नीचे लिखी रहती है, किसी भी यहाँ पर तत्व की जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ये परमाणु क्रमांक होती है। वो आपकी क्या होती है, वो परमाणु क्रमांक होती है। तो किसी भी तत्व की अगर परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार क्या होते हैं, जैसे 1H1 मैं ले लूँगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो यहाँ पर ये आपका परमाणु भार है।
तो परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न है, ध्यान से सुनिएगा, समस्थानिक में परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। अब चलिए हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि समस्थानिक की यहाँ पर विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व की अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान होगा तो उसका क्या होगा, रासायनिक तत्व यहाँ पर भी समान होगा, क्योंकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो आपका यहाँ पर रासायनिक गुण पर ही यहाँ पर निर्भर करता है। तो परमाणु क्रमांक अगर समान है तो रासायनिक गुण भी समान होगा उसका। ये दो विशेषताएं हो गई। बाकी परमाणु भार इसका यहाँ पर भिन्न होता है। दो चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तीन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 2 3 मिला बना के ऐसे लिख सकते हैं कि इस यहाँ पर समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं समस्थानिक के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तीसरा लिख सकते हैं कि यहाँ पर समस्थानिक के जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। बाकी आप 1 2 उदाहरण लिख देंगे, ये आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं चलिए। तो हाइड्रोजन जो कि आपका यहाँ पर एक तत्व होता है, जो कि यहाँ पर इसके 4 समस्थानिक होते हैं। पहला जो कि है 1H2, दूसरा है 1H3, 1H4 और 1H6। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि यहाँ पर समस्थानिक कैसे यहाँ पर ये है। तो मैं आपको अगर समझाऊँ इसमें समस्थानिक किस तरीके से ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाली संख्या मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, ये परमाणु क्रमांक होती है। तो आप एकदम ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है सभी में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि ये आपका यहाँ पर जो है ये परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक समान है। जहाँ भी कोई भी तत्व आपको दिखे, अगर आपकी ये नीचे वाली संख्याएं समान मिले तो आप तुरंत जान जाइएगा। कभी कभी उदाहरण देके भी पूछता है कि निम्नलिखित तत्व बताइए समस्थानिक है या फिर समभारिक है, तथा समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा भी बताइए। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर को आपसे दिया जा सकता है। तो आप सिंपली नीचे वाली संख्या देखेंगे, अगर समान है तो वो परमाणु क्रमांक समान होगा, उसका परमाणु क्रमांक समान होगा तो समस्थानिक कहलाएगा। और अगर ऊपर वाली संख्या समान है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये समभारिक हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं, जो कि है यहाँ पर कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर ये जो होता है परमाणु क्रमांक वो समान ही होता है। इसी तरीके से रेडियम के 4 समस्थानिक होते हैं, 88 Ra222, 88 Ra223, 88 Ra224 तथा 88 Ra226। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा समस्थानिक आखिर होता क्या है। अब आगे चलिए देखते हैं जो कि है समभार, जिसे कहते हैं हम आइसोबार। आइसोबार्स कहते हैं ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, परंतु वे भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों के बने होते हैं। यहाँ पर आप देखा, जैसे कि हमने आपको इसके पहले बताया क्या कि रासायनिक गुण अगर समान होगा तभी यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक समान होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रासायनिक गुण यहाँ पर भिन्न हो रहा है। समभारिक में क्या होता है कि रासायनिक गुण भिन्न होता है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी तत्व का अगर यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण भिन्न है, या फिर अगर हम एकदम सरल तरीके से समझें तो वह तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक से क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगी, और रासायनिक क्रिया अगर भिन्न होगी तो इससे क्या हो जाएगा, वो सीधे यहाँ पर समभारिक हो जाएगा। तो वे तत्व जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है वे हमारे कहलाते हैं समभारिक। इसे हम कह सकते हैं कि आइसोबार्स। अब चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। आगे यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि समभारिक की प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी भिन्न ही होते हैं। किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक भिन्न है तो उसका प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन सारी संख्याएं भिन्न ही होंगी। अगर समान है तो उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान ही होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि समस्थानिक के समान होते हैं, नीचे आपको ऑप्शन में दे दी जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बाद आपको ऑप्शन दे दी जाए परमाणु भार, इसके बाद आपको ऑप्शन दे दी जाए द्रव्यमान संख्या। देखिए दोनों समान ही होती हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में यहाँ पर दिया जा सकता है। पहला परमाणु न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, दूसरा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, तीसरा परमाणु भार, और चौथा आपका बोला जाए कि इसमें से सभी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, परमाणु भार तो समस्थानिक का कभी भी बराबर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, जो कि परमाणु संख्या ही होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या को ही यहाँ पर दर्शाता है। तो आई होप आपको समझ में जरूर से आएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ उदाहरण क्या है इसका। उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये है क्रोमियम का उदाहरण, जो कि है 24 Cr54। उसके बाद
यहाँ पर ये या जो कि लोहा का दिया हुआ है या 26 या फिर 54। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या मैंने आपको बताया ही है, ये परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 दोनों में समान ही है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर 18 Cl40 तथा 20 Ca40 Cl जो कि ये क्लोरीन है। यहाँ पर अगला जो कि यहाँ पर ये कैल्शियम है। तो इस तरीके से आपको एक दो उदाहरण याद कर लेने हैं बस, इससे ज़्यादा आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपका यहाँ पर एग्जाम एकदम आसान तरीके से यहाँ पर ये आप इसे लिख पाएंगे। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्वांटम संख्याएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं और इसमें से प्रत्येक को संक्षेप में 10 समझाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन भी आपको दिया हुआ है 2015, 18 और इस बार भी आया था। तो अगला यहाँ पर पूछा सकता है अथवा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्वांटम संख्याओं को परिभाषित कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि क्वांटम संख्या की व्याख्या कीजिए। 3p कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए उपयुक्त L तथा M का मान भी ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं 2016 में ये पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं हम क्वांटम संख्या क्या होती है। अगर आपको यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति, मतलब कि जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा उसकी स्थिति, मतलब वो कहाँ स्थित है, उसका जो एनर्जी है और वो उसका यहाँ पर जो स्थित है, जैसे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ पर स्थित है, या फिर नाभिक से उसकी दूरी, नाभिक से कितनी दूरी पर वो यहाँ पर है, या फिर कक्षक की दूरी, कक्षक किस कक्षक से कितनी दूरी पर है, या फिर अभिविन्यास तथा चक्रण की दिशा से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। शॉर्ट में समझा जाए तो क्वांटम संख्या से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसकी नाभिक से दूरी, या फिर कक्षक की आकृति, या फिर अभिविन्यास, इस तरीके के यहाँ पर 4 चीज़ें यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु की वह संख्या जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनर्जी, या फिर उसकी नाभिक से दूरी, या फिर कक्षक से दूरी, या फिर अभिविन्यास, या फिर चक्रण, इस 4 चीज़ें अगर हम उसे ज्ञात कर पाए तो, या फिर हमें उससे जानकारी मिल पाई तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो क्वांटम संख्या कहलाएगी। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, यहाँ पर पहला हो गया मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा हो गया द्विगंशी द्वितीयक या ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, और तीसरा हो गया यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा हो गया आपका स्पिनर क्वांटम संख्या। चलिए हम एक को यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या उस कक्ष को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। मेन आपको समझ में आ गया कि मुख्य से आपको नाम ही से ही यहाँ पर इसका यहाँ पर ज्ञात होता होगा कि ये एकदम मुख्य है, मतलब मेन है। मेन से क्या मतलब है कि यहाँ पर ये क्वांटम संख्या वो दर्शाएगी, वह चीज़ दर्शाएगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होगा। मान लीजिए ये कोई कक्षक है और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो एक यहाँ पर इसका यहाँ पर ये होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या यह दर्शाएगी कि यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होगा उसकी मतलब निश्चित यहाँ पर बता देगी कि यहाँ पर यहीं पर स्थित है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा है, मान लीजिए मैकेनिकल का ही यहाँ पर एक छात्र है जो कि अपने मैकेनिकल ब्रांच में बैठा हुआ है, वो फर्स्ट ईयर के क्लास में बैठा हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर हो गया, क्लास जो उसका हो गया, वो आपका क्या हो गया, वो मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका यहाँ पर जो उस कॉलेज है, अगर इसको देखा जाए तो ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या नहीं हुआ। जो आपका कक्षा है जिसमें यहाँ पर छात्र बैठा हुआ है वो आपका क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। आगे देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अतः इस क्वांटम संख्या से कम में हम उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की केंद्र से दूरी तथा उसकी ऊर्जा का भी ज्ञात हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कक्षा में बैठे हुए हैं, अपने मैकेनिकल ब्रांच के किसी भी यहाँ पर किसी भी क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं सारा कुछ आपको यहाँ पर देखा जा सकता है, अगर मान लीजिए उसमें आप बैठे हुए हैं तो। इसी तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या फिर केंद्रक से दूरी यहाँ पर ज्ञात की जा सकती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे आप ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एन से द्वारा ही यहाँ पर ये प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एन का मान 0 को छोड़कर बाकी सभी हो सकता है। एक चीज़ हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो स्मॉल एन का मान होता है, आपने देखा था SPDF के लिए, तो हमने आपको बताया था कि ये 0 को छोड़कर बाकी आपने देखा था 0 कभी भी नहीं आया था। वहाँ पर 1 2 3 तरीके से आता था, 0 नहीं आता था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि 0 कभी भी यहाँ पर इसका मान नहीं होगा, जो क्रमशः KL MN आदि कक्ष प्रदर्शित करता है। जिसकी अधिकतम क्वांटम संख्या होती है उतनी ही उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। जितना अधिक जिसके क्वांटम संख्याएं होगी मुख्य क्वांटम संख्या, उतनी ही उसकी ऊर्जा होगी। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्याओं को हम किससे दर्शित करते हैं, 2n² से प्रदर्शित करते हैं। 2n² का मतलब क्या है,
अगर हमने n की वैल्यू 1 रख दी, मान लीजिए हमने n की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू n 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 2। तो मतलब कि यहाँ पर इसमें कितने परमाणु क्रमांक हैं, इसमें कितने हैं, 2 हो गए। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है, किसी भी मुख्य ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पता चलती है, मतलब किसी भी तत्व में कितने परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें पता चल सकता है, किसी 2n² होती है। 2n² से हम उसमें किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम इसमें 2 रख दिए, तो n इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें कितने हैं, 8 हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड चीज़ चलिए देखते हैं, जो कि द्वितीयक या ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर देखिए, एक ही मुख्य क्वांटम संख्या वाले भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन पूर्णतः समान ऊर्जा नहीं रखते हैं। अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपका यहाँ पर कक्षा हो गया, कॉलेज का जो यहाँ पर आपका क्लास है जिसमें मैकेनिकल का छात्र बैठा हुआ है, तो उसमें सभी छात्र तो मैकेनिकल के ही हैं, तो सभी छात्र एक ही तरह के तो नहीं होंगे, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ने में होगा, कोई थोड़ा उससे कम होगा। या फिर आप अगर इस तरीके से देखें तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर, जो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, सभी की जो रैंक होगी या फिर जीकअप में जितना यहाँ पर उन्होंने नंबर गेन किया होगा, सभी का तो सेम होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो एक सी नहीं होती है, कुछ की अलग होती है, कुछ की अलग होती है। समझ में आया। और एक ऑर्बिटल में नहीं रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में वो रह भी नहीं सकते हैं। तो कोई यहाँ पर आप कक्षा में ही देख लीजिए, जब आपके यहाँ पर छात्र बैठे हैं तो कोई दूसरे बेंच पे बैठा है, तो कोई दूसरे बेंच पे बैठा है, सभी यहाँ पर एक ही जगह नहीं बैठते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास भी ऊर्जा होती है, तो कुछ में ज़्यादा ऊर्जा होती है तो वो टहलने लगते हैं, जिसमें ऊर्जा कम होती है वो नहीं टहलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भोजन कर लिया, अभी आपके पास ऊर्जा हो गई, क्लास खाली है तो आप टहलने शुरू कर दिए, बाकी जो नहीं किया है वो तो एक जगह बैठा ही रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी में भी होता है कि जिनको यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती है वो टहलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनके पास नहीं होती है वो यहाँ पर एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर से ऊर्जा के विभिन्न उप स्तर मतलब सब लेवल्स में होते हैं। यह क्वांटम संख्या जो उस उप स्तर को प्रदर्शित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और कक्षा की आकृति तथा इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग ऊर्जा को निर्धारित करता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहलाती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप बताएंगे कि यह क्वांटम संख्या उस ऊर्जा स्तर या फिर उप स्तर को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है वो मेन यहाँ पर प्रदर्शित करता है। वो आपका क्या होता है, वो कक्षा की आकृति तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग ऊर्जा को निर्धारित कर देता है। कक्षा की आकृति मतलब कि आपके यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच के जहाँ पर आप मेन मान लीजिए सीट पर बैठे हुए हैं, अगर हम देखा जाए, अगर हम इस तरीके से देखें, जो आपका कॉलेज हो गया वो आपका क्या हो गया, वो आपका मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। अगर आपका कक्षा जो जिसमें आपने ब्रांच में जिस आप ब्रांच में बैठे हैं, अगर आपको उसमें द्वितीय या फिर द्विगंशीय क्वांटम संख्या अगर आपने उसे मान लिया, तो आपकी कक्षा की आकृति किस प्रकार है, या फिर गोलाकार है या फिर वर्गाकार है, ये जो प्रदर्शित करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहलाएगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी पता करेगा, मतलब कि जो भी छात्र बैठा है वो किस तरीके से है, कि उसका नेचर क्या है, अगर ये बता दिया उसकी कोणीय संवेग क्या है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहलाएगा। और ये हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए सिंपली हमने आपको बताया था, फार्मूला भी बताया था आपको हमने, कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है। हमेशा n से एक घटा दीजिए, आपको यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या में से अगर हम एक माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह क्या होता है, यह चलिए हम देखते हैं। तो यह संख्या का अंतरिक्ष में अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मान एल के मान पर निर्भर करता है, जो -L से लेकर +L तक होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो यम का मान होता है वो +-L होता है, हमने आपको बताया भी था। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप उसको जरूर से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए L इज इक्वल टू 0 है तो M इज इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर M इज इक्वल टू +-L होता है, तो L की वैल्यू 0 होती है, 0 ही हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर L की वैल्यू 1 रखी है तो यहाँ पर +-L होता है, तो -1 से लेके +1 तक ये इसका मान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 0 +1। इसके बाद L इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो -2 से लेके +2 के बीच में होगा। इसके बाद अगर हम L इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर -3 से लेके +3 तक यहाँ पर ये उसका मान होगा।
अब हम चलिए देखते हैं अपना लास्ट जो कि यहाँ पर है स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता रहता है, घूमते समय अपनी स्वयं की अक्ष पर चक्रण करता है। जैसे पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर चक्रण करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता है। केंद्रक को मान लीजिए आप क्या, सूर्य मान लीजिए, या केंद्रक को हम नाभिक भी कहते हैं। तो सूर्य यहाँ पर मान लीजिए आप, अगर सपोज करिए यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य है यहाँ पर, आपका यहाँ पर मैंने आपको बना बना दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपका यहाँ पर सूर्य है, यही हम आप यहाँ पर एज्यूम करिए यही आपका क्या है, नाभिक है। तो और यहाँ पर जो ये है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से यहाँ पर अपनी कक्षा में यहाँ पर ये मूव कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपने अक्ष पर भी यहाँ पर घूमता होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इस तरीके से स्वयं इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता ही है। तो इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते समय अपनी स्वयं के अक्ष पर चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या को ही स्पिन क्वांटम संख्या कहता है। मतलब कि वो किस दिशा में चल रहा है। जैसे कि हमने आपको दिखाया सूर्य के माध्यम से, हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूर्य हो गया मान लीजिए आपका, और ये उसकी कक्षा हो गई थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो सूर्य है आपका, यहाँ पर ये क्या है, ये नाभिक है। ये अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका जो निर्धारण करेगा ये किस किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ पर ये कर रहा है चक्रण या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका निर्धारण कौन करेगा, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर करेगा। इससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में भ्रमण कर रहा है, मतलब कौन सी दिशा में घूम रहा है। और इसका मान सिंपली आप याद कर सकते हैं किससे, एस से, इसको हम एस से दर्शाते ही हैं। और एस इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर +-1/2। हमने आपको इसको बताया था कि जब आप यहाँ पर किसी भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर P आ गया, L इज इक्वल टू 2 मान लीजिए आ गया, तो इस तरीके से मान लीजिए 3 हमने बनाया। अब हम इसमें परमाणु यहाँ पर भरने वाले हैं 5 भरने वाले हैं, मान लीजिए 5 भरने वाले हैं। तो हम इस तरीके से कुछ तीर के माध्यम से भरते थे, पहले 1 1 1 सब में चला जाएगा, फिर 2 इसमें जाएगा तो ये हो गया 4, इसके बाद जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इसके जो यहाँ पर सिर है, तीर का यहाँ पर सिर है, जो तीर का सिर, ध्यान से देखिएगा, तीर का जो सिर होगा ये इसे हम तीर से प्रदर्शित करते हैं। ये अगर ये ऊपर होगा तो +1/2 होगा, अगर ये नीचे हो जाएगा इस तरीके से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1/2। समझ में आया किस तरीके से स्पिन क्वांटम संख्या निकाला जाता है। तो चारों क्वांटम संख्या हमने देख लिया। यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या चाहे वो द्विवर्षीय क्वांटम संख्या हो या फिर मुख्य क्वांटम संख्या हो। अब हम देखेंगे अपना यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कि कक्ष तथा कक्षक में अंतर, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर। ये बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत पूछा जाता है ये फर्स्ट चैप्टर में, इसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसको जरूर से याद करिएगा। कक्ष तथा कक्षक में अंतर, पहला है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, यह परमाणु के नाभिक केंद्र के चारों ओर एक चक्रीय पथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था कि मान लीजिए ये नाभिक है और ये इसका यहाँ पर ये कक्ष है, तो जिस पर ये भ्रमण कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, यही आपका क्या आएगा, ये आपका कहलाएगा कक्ष। कक्षा क्या होता है, यह परमाणु के नाभिक के बाहर का वह भाग होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका नाभिक है, एक यहाँ पर कक्षा हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये यहाँ पर जहाँ पाए जाने की संभावना होगी, इस तरीके से ये तो गति कर रहा है नाभिक के चारों तरफ, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये जब पाए जाने की जहाँ संभावना होगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो ऑर्बिटल कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। अगला चलिए देखते हैं सेकंड, जो कि यहाँ पर है कि ये आकृति में चक्रीय होते हैं, सर्कुलर। आपने अभी देखा ही, मैंने आपको दिखाया ही कि नाभिक चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर ये सर्कुलर ही करेगा, तो ये चक्रीय होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल, कि इनकी यहाँ पर विभिन्न आकृति होती है, जैसे एस गोलाकार, पी में डुगडुगी आकार के, मतलब डम्बलाकार, तो इस तरीके से आकार होती है जो कि यहाँ पर ऑर्बिटल में होती है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर, यह इलेक्ट्रॉन का भ्रमण केंद्र के चारों ओर एक ही तल में करते हैं। एक ही तल में करते हैं मतलब जिस कक्षक में होंगे वो, जिस कक्ष में होंगे वो उसी पर ही करेंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से कक्षक में क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन का भ्रमण केंद्र के चारों ओर 3 दिशा में करते हैं, XY Z, मतलब वो तीनों एक्सिस में कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी एक्सिस में घूम सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन है, वो भ्रमण कर रहे हैं तो किसी भी दिशा में यहाँ पर घूम सकते हैं, तो वो जो घूमेंगे वो कक्षक में ही घूमेंगे। अब अगला चलिए देखते हैं, जो कि है कि यहाँ पर किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। एक कक्षक में मैक्सिमम यहाँ पर 2n² ही भरी जा सकती है, जबकि n कक्ष का क्रमांक होता है। इसको मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक कक्ष, उसके बाद दूसरा कक्ष, और इसके बाद मान लीजिए तीसरा कक्ष, मैक्सिमम मान लीजिए आपने तीसरा कक्ष, 3 कक्ष ले लिया, तो पहले कक्ष में कितना भरेगा ये अगर आपको याद करना है तो आपको सिंपली n इज इक्वल टू 1 रख देना है। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2n² होगा, 2n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब कि पहले में कितना भरेगा, पहले में आपका कितना भरेगा
पहले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इस तरीके से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब अगला यहाँ पर क्या होता है कि पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। पाउली ने बताया ही था कि जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो क्या भरते हैं, आपके 2n स्क्वायर के रूप में भरते हैं। तो इसी तरीके से जो अधिकतम संख्या होगी पहले कक्ष में वो कितनी हो जाएगी, वो 2 ही होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कक्ष और कक्षक में अंतर। इसके बाद हमने यहाँ पर क्वांटम संख्या देखा, और पहला क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक तथा समभारिक। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने आपको सॉल्व कराए, ऐसे नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बस बता रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि आपकी अति दीर्घ उत्तरीय होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 2 से 3। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है। ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें यहाँ पर टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लें, सिंपली आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आपको। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, और हाँ दोस्तों ज्वाइन जरूर से करिएगा हमारे कोर्स हो, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करा दे सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।